आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, मैं हूं पिनास त्यागी। मोदी सरकार 3 साल, शुक्रवार से मोदी सरकार चौथे साल में प्रवेश कर जाएगी। जाहिर सी बात है, अपनी सरकार का आधे से ज्यादा वक्त मोदी सरकार ने पूरा कर लिया है। ऐसे में कई काम किए हैं, उपलब्धियां गिनाने के लिए सरकार के पास बहुत कुछ है। इसमें दो राय नहीं है कि सरकार ने जो कुछ किया है उससे साफ साफ संदेश गया है कि नेतृत्व सख्त है, सक्रिय है, संवेदनशील है। हालांकि सरकार ने जो फैसले लिए हैं उसे अमल में लाने, जमीन पर उतारने में कुछ समय जरूर लगेगा। ऐसे कुछ एरियाज भी हैं जिन पर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल दाग रहा है, जैसे काला धन है, कश्मीर को लेकर नीति है, असहिष्णुता का मुद्दा है। ये सवाल बार बार विपक्ष उठा रहा है। हम 3 साल में सरकार के बड़े फैसले, चाहे वो विदेश नीति हो, अर्थव्यवस्था हो, डिफेंस सेक्टर हो, रेलवेज हो, कल्याणकारी योजनाएं हो, सबका साथ सबका विकास का नारा हो, इन सब में सरकार जो है कहां खड़ी है वो आपको दिखाएंगे। साथ ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पूरा वरिष्ठ पैनल मौजूद होगा और जनता जनार्दन भी मौजूद होगी मोदी सरकार के इस काम का आकलन करने के लिए। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मोदी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा बताता ये बड़ा शो। अच्छे दिन न ऊंच नीच, सबका साथ, सबका विकास। 3 साल काफी समय होता है चुनौतियों की कसौटी पर परखने के लिए। मोदी सरकार के 3 साल के कामकाज पर सर्वे आ चुके हैं। ज्यादातर सर्वे में लोगों ने सरकार के कामकाज पर संतोष जताया है। इसमें दो राय नहीं कि पिछले 3 साल में सरकार की तरफ से कुछ अहम फैसले लिए गए हैं जो सख्त हैं और जिसका खासा असर दिखाई दिया है। कुछ अहम फैसलों पर गौर करें तो सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, सार का बहिष्कार, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया शामिल हैं। नरेंद्र मोदी जी का ये 3 साल का कार्यकाल अपने आप में हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को एक खुशी का संदेश लेके आया है और एक उत्साह का वातावरण देश के सामने आया है। आज से 3 साल पहले का जो निराशा, 3 साल पहले का भ्रष्टाचार और 3 साल पहले का जो वातावरण था उससे मुक्ति मिली है। और मैं आज कहूंगा कि राज्यों को जो सुविधा मिली है, सहकारी संघवाद सिर्फ कागज की बात ना होकर उसका क्रियान्वयन किया है। 3 साल में पीएम मोदी की विदेश यात्राएं भी काफी चर्चा में रही हैं। पीएम अब तक 6 महाद्वीपों में 57 देशों की यात्रा कर चुके हैं। सबसे अहम बात, वो 4 बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि पीएम की यात्रा से विदेश नीति को नया जोश और दिशा हासिल हुई है। लेकिन चीन और पाकिस्तान को लेकर सरकार के विरोधी सवाल उठाते रहे हैं। आर्थिक मामलों में सरकार ने मैक्रो फ्रंट पर सफलताएं हासिल की हैं। महंगाई और ब्याज दर कम है। कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। 7% के साथ जीडीपी भी अच्छी रफ्तार से बढ़ रही है। किसी भी सरकार के लिए उपलब्धियां बेमिसाल हैं, लेकिन कुछ अहम चुनौतियां भी हैं जिससे निपटना बड़ी चुनौती है सरकार की। सरकार की सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी है। कश्मीर में अमन कायम हो, आतंकवाद और नक्सलवाद के नासूर को खत्म करना भी सरकार की बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज नेशन। उपलब्धियां गिनाने के लिए है, पीठ थपथपाने के लिए है। विपक्ष के पास सवाल है कि भाई एक के बाद एक आप हर राज्य का चुनाव हारते जा रहे हैं। आज भी तमाम सर्वे ये कहते हैं कि मोदी दोबारा सत्ता में इतनी ही या इससे कहीं ज्यादा ताकत के साथ वापस आएंगे। तो इन सब के बीच विपक्ष कहां खड़ा है, ये भी एक सवाल है। लेकिन सबसे पहले मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। 17% कहते हैं कि बेहतरीन काम किया है, 43% काम से संतुष्ट हैं और 39% काम से असंतुष्ट हैं। ये सर्वे है। एक और सर्वे की बात करें हम, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे है जिसमें 61% लोग कहते हैं कि 2014 से अच्छा प्रदर्शन किया है। 23% कहते हैं 2014 जैसा ही प्रदर्शन है। यानी कि आप मेजॉरिटी देखिए कि 3 साल के बाद भी सरकार खुश है। नवभारत टाइम्स की बात करें तो 2014 से अच्छा प्रदर्शन किया है, 49% लोगों की राय है और 16% लोगों की राय है 2014 जैसा ही प्रदर्शन किया है। एबीपी की बात करें तो एबीपी न्यूज चैनल के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। अगर एक बार फिर से चुनाव होते हैं तो क्या होगा? कुल सीटें 543 है तो एनडीए को 331 सीटें मिलेंगी। यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए बड़े आराम से सरकार में फिर से आएगा। यूपीए 104 पे रहेगा। अमर उजाला की बात करें तो 54% लोग सरकार के काम को बहुत अच्छा आंकते हैं, 13% अच्छा बताते हैं और 11% संतोषजनक। यानी आप ओवरऑल देखिए, इसका एवरेज आउट अगर हम निकालेंगे तो 65% लोग सरकार के कामकाज से खुश नजर आएंगे, संतुष्ट नजर आएंगे और दोबारा इसी सरकार को चुनना पसंद करेंगे। तो सवाल यह है
कि 3 साल में क्या वाकई में सरकार ने इतना परफेक्ट काम कर दिखाया कि विपक्ष को कुछ भी मुद्दे नहीं मिले, या फिर विपक्ष की भी कुछ कमजोरियां रह गई? ऐसे कौन से मुद्दे हैं इस रिपोर्ट कार्ड में जो मोदी सरकार को A+ ग्रेड दिखाते हैं, और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जहां रेड मार्क लगेगा? हमारे साथ एक पूरा वरिष्ठ पैनल मौजूद है। हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, हमारे साथ अतहर हुसैन देलवी जी हैं इस वक्त, साथ ही हमारे साथ NK सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विजय सोनकर शास्त्री जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही अभय दुबे जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और GD बख्शी भी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जो हैं वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभय दुबे जी, मेरा आपसे सवाल है, सरकार तो अपनी तारीफ करेगी, पीठ थपथपाएगी, लेकिन ये बताइए 61% लोग आज भी इसी सरकार को चुनेंगे, यही सरकार को बहुमत देंगे अगर अभी आप दोबारा चुनाव करा दें। ऑन एन एवरेज अगर सभी सर्वों की एक एवरेज आउट कर लिया जाए तो 60 से 70% के बीच लोग जो हैं इस सरकार के काम से संतुष्ट हैं, उसे अच्छा मानते हैं या बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसे में विपक्ष कहाँ गया? पूरा खात्मा हो गया क्या? आप एक भी सरकार की नाकामी लेकर जनता के बीच नहीं जा पाए कि कुछ तो नेगेटिविटी पैदा कर पाते आप सरकार के लिए? नहीं, देखिए पिनाज जी, बहुत अच्छी व्याख्या आपने की है, मगर जब मैंने इस देश की सरकार से पूछा कि बताइए, आपने हाउसिंग, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने हाउसिंग फॉर ऑल का नारा दिया था, कहा 2022 तक 2 करोड़ मकान बनाऊंगा। सरकार ने मुझे बताया कि 3 सालों में 1 लाख करके बात करते हैं ना आज। सुनिए, इसका आशय साफ है कि आपके सवाल में सरकार से पूछूंगी, पहले तो मेरा सुन लीजिए ना अभय जी। नहीं, आप सवाल से भागेंगे तो फिर गलत है ना। मैंने आपका कहा आपके सवाल विजय सोनकर जी उनका जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे कि सरकार की नाकामियां बताइए, आप उनकी वादा खिलाफी बताइए आप, लेकिन पहले मेरा सवाल ये है कि अगर तमाम सर्वे 60 मैं तो वादा खिलाफी का प्रश्न नहीं है, मैं मिनिस्ट्री वाइज मैं पहले आपसे पूछ रही हूँ ना। सर्वे देखिए, हमने भी सर्वे कराए हैं। पूरी सर्वे की रिपोर्ट अगर आपके साथ, सुन तो लीजिए। आप अगर बोलने का अवसर भी नहीं देंगे तो ये तो मुझको लगता है कि न्याय नहीं होगा। बस आप मुद्दे पे बोलिए ना तो अच्छा लगेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने कहा। आप जानती हैं 10,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों के खातों में डाल दिए गए। ये किसान कह रहा है कि निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने की योजना है। प्रधानमंत्री जी ने सदन में झूठ बोला। मुझ पर डिफेमेशन का केस कीजिएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में मंत्रालय की लाया हूं। वो कहते हैं डिजिटल इंडिया 2,19,000 ग्राम पंचायत तक। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरी बात तो सुनिए, मैंने अगर वाकई में जो आप कह रहे हैं वो सही था कह रही है कि 16,000 गांव तक स्मार्ट सिटी अमृत। अब आश्चर्य होगा जान करके कि पावर मिनिस्ट्री ने मुझको RTI में बताया कि 17 पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, 17 गैस के पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, 40,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हैं। हमारी सरकार जब से गई थी 2.25 लाख करोड़ रुपए का घाटा सरकार को टाइम और कॉस्ट। अरे अभय दुबे जी, अगर आपके पास इतने मुद्दे थे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। NK सिंह जी, जितनी फेहरिस्त मुझे गिनवा रहे हैं, अगर जनता के बीच 3 साल लगातार गिनवाई होती तो आज शायद सर्वे के रिजल्ट कुछ और होते। पिनाज, यही मुझे अभय दुबे जी का पूरे कांग्रेस के स्ट्रक्चर से पूछना है कि भाई जब इतने नालायकी थी, इतने सब आंकड़े लेके आप बैठे हैं, हालांकि उसमें कुछ डिस्प्यूट के आंकड़े हैं, तो क्यों नहीं आप मासेस के पास गए? पहला तो काम डेमोक्रेसी में ये होता है कि अगर सरकार नहीं कर रही कुछ, उसने वायदे नहीं पूरा किए, तो आप मासेस के पास जाए। एक कांग्रेस का इस पूरे हिंदुस्तान के किसी एक स्टेट में कोई प्रॉपर मूवमेंट आज तक नहीं हुआ है। यहां तक कि आप यूपी में देखें, जातिवादी संघर्ष हो रहा है, एक भी कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं गया है। तो अभय जी, ये जो आप टेलीविजन में कह रहे हैं, डेमोक्रेसी में पहला शर्त होता है कि आप मासेस के पास जाएं, उसको कन्विंस करें। टेलीविजन में कन्विंस करने से थोड़ी होगा। और ये जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, ये बात की चीजें हैं, पहले तो मासेस में जाके आप ये बात बताएं। अब सरकार के एक कामकाज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर देखें, विजय सोनकर जी, आप अपने सरकार के कामकाज को कितने नंबर देंगे? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कैसा काम किया और क्या उपलब्धियां रही? देखिए, अर्थव्यवस्था के मामले में पिनाज जी, आज भारत दुनिया में सर्वाधिक तेजी से
आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जा रहा है। तो आप अंदाज लगा सकती हैं कि हम अपनी सरकार को मैं कितना नंबर दूं। 100 नंबर देना मेरे ख्याल से बहुत ही वाजिब होगा। और आपने ये भी देखा कि जब से सरकार बनी है 2-3 महीने 4 महीने छोड़ ही दीजिए तो हमारी सरकार का जो जीडीपी था वो 7% से के लगभग ऊपर नीचे और उसी पर चल रहा है। यानी लंबे समय से 7% अगर ग्रोथ है तो इस वर्तमान अर्थव्यवस्था को आप क्या कह सकते हैं, आप जरा कल्पना कीजिए। और इतना ही 100 नंबर दे रहे हैं जिस अर्थव्यवस्था में आप समझ सकते हैं 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं बख्शी साहब। एक मिनट थोड़ा वक्त की कमी और बहुत सारे आपसे बहुत सारे विषयों पर आपसे नंबर लेने हैं। कुछ देखिए ऐसे पिनाक जी अभी आपने तो उनको कितना मौका दिया। मैं आपको बार-बार मौका दूंगी, आप सुनिए ना। मैं आपको बार-बार बेहतरीन काम की है और उसके बारे में बोलने का अवसर नहीं बार-बार दूंगी मैं आपको विजय सोनकर जी। मैं एक महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, अब तक खत्म हो गया होता। जी। मैं बहुत सिस्टमेटिक मैं बोलना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने मुद्रा योजना से सिर्फ 7 करोड़ 60 लाख लोगों को रोजगार दिया है। एक व्यक्ति अगर थोड़ा एक आदमी को भी एडजस्ट किया होगा तो 15 करोड़ लोगों को रोजगार के माध्यम से मुद्रा योजना के माध्यम से। चलिए बख्शी साहब, आप विजय सोनकर शास्त्री जी की बातों से सहमत हैं? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 100 में से 100 नंबर दें और इतने रोजगार मिले हैं क्या? बख्शी साहब आपकी राय। देखिए, मैं एक भूतपूर्व सैनिक की हैसियत से कहना चाहूँगा कि इस सरकार से हमें बहुत उम्मीदें थी। और एक और चीज़ जो इस सरकार के फेवर में जा रही है वो सीधी है, टीना, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। अगर हम विपक्ष की तरफ झांके तो कुछ नहीं जो है हमें कोई आशा की किरण दिखाई देती। नंबर 1 चीज़ इस सरकार की जो उपलब्धि है वो है जो नहीं हुआ, कोई स्कैम नहीं हुआ, थैंक गॉड। नहीं तो हर दिन आए दिन कोई ना कोई स्कैम हुए जा रहा था। कम से कम जो साफ सफाई पारदर्शिता लाए हैं वो स्कैम शैम होने बंद हो गए हैं। आर्थिक स्थिति में काफी हम लोग जो है 7% पर चल रहे हैं, का स्कैम तो हुआ है संतोषजनक है। 70 रुपए की दाल 230 रुपए किलो बिकी है। अरे साहब प्लीज आप, अच्छा साहब ये आप प्लीज मुझे जरा बात कर लेने दीजिए, आप अपने समय पे कहिए। मैं कह रहा हूं कि आप प्लीज सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिए आपको जो कहना है। मैं कह रहा हूं एक चीज जहां पे प्रॉब्लम हमें दिख रही है वो बहुत इम्पैक्ट करेगी हमारी आंतरिक सुरक्षा पे। जॉब क्रिएशन उतनी स्पीड से नहीं हुई जितनी स्पीड से होनी चाहिए थी। बिल्कुल, विजय सोनकर जी से मैं इसका जवाब लूंगी। इसी में मैं और तीसरी चीज जी मैं बख्शी साहब आपको रोक रही हूँ। डिफेंस के मामले में, उस पर आएंगे मामले में हम बड़े चिंतित हैं। उस पर आएंगे प्रोफेसर अरुण कुमार। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अगर देखें, फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है, जीडीपी अच्छी ग्रोथ पर है, नोटबंदी जैसे कदम हुए हैं, जो इनकम टैक्स फाइल करने वाले लोग हैं उनकी तादाद बढ़ी है। ओवरऑल इस सेक्टर में आप कितने नंबर देंगे सरकार को? अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर कैसा काम किया है 3 साल में? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या आई है पिछले साल में वो नोटबंदी की आई है। और नोटबंदी की वजह से जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 7% नहीं रह गया है। वो मेरे अनुमान से शायद 3 या 2% की रेट ऑफ ग्रोथ है, क्योंकि सरकार ये नहीं बता रही कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो असंगठित क्षेत्र है, उस पर कितना असर है। इकोनॉमिक सर्वे जो आया था उसमें भी कहा गया था कि अभी हमें पता ही नहीं कि कितना असर हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहा कि हमें पता ही नहीं, और वो हमारी अर्थव्यवस्था का 45% है। अगर उसमें 20 से 30% गिरावट आई थी 3 महीने के लिए भी, तो आज हमारी रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बहुत कम हो गया है और काफी गिर गया है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो असंगठित क्षेत्र है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा है, ग्रोथ रेट गिरी है। इन दोनों पक्ष पे मैं जवाब लूंगी। स्कैम कोई नहीं हुआ है, ये एक बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। नोटबंदी के साथ जनता साथ खड़ी हुई है, फिजिकल डेफिसिट कम हुआ है, लेकिन जॉब क्रिएशन एक सवाल उठकर आ रहा है। उसका जवाब विजय सोनकर शास्त्री जी आपको देना होगा। इस सरकार के 3 साल के कामकाज का लेखा जोखा दे रहे हैं हम, और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर बात हो रही थी। विजय सोनकर जी, तारीफ भी हुई आपकी, लेकिन एक सवाल है, नौकरियां थोड़ी कम मिली हैं, जितना वादा किया था उतनी नहीं मिली। देखिए पिनाक जी, मैं बोलूं ना बोलूं, लेकिन जो आंकड़े आप दिखला रहे हैं वो सब हमारी ही बात बोल रहे हैं। जहाँ तक नौकरियों की बात है, मैं इतना ज़रूर आपको बताना चाहूँगा
कि मुद्रा योजना से केवल नौकरी और रोजगार में देश अंतर करना सीखे। मैं इतना अपेक्षा जरूर करूंगा। नौकरियां तो बहुत लिमिटेड होती हैं, सरकार कितनी नौकरियां दे सकती है, पर रोजगार अनलिमिटेड दिया जा सकता है। और उसके लिए मुद्रा योजना के माध्यम से केवल सरकार का आज का अगर डेटा आप देख ले तो 7,60,00,000 लोगों को मुद्रा योजना से लाभ लिए हैं, यानी रोजगार पाए हैं। चलिए, तो और अगर वो एक व्यक्ति को भी अपने रोजगार में जोड़े होंगे मिनिमम, तो कम से कम 15 करोड़ लोगों को रोजगार के साथ जोड़ी है इस सरकार ने। आप उस फ्रंट पे भी संतुष्ट हैं? हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा रिकॉर्ड बतला रहा है। चलिए, रिकॉर्ड तो एक लेबर इसलिए नौकरी के मामले में नंबर 1 सर्वे भी है, ये मैं कह सकता हूं। उसमें भी एक आंकड़ा आया था जिसमें कहा जा रहा है कि 7 सालों में सबसे कम जो है नौकरियां जनरेट हुई हैं। वो लेबर सर्वे जो है वो लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से ही करवाया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया है। लेकिन मैं कह रहा हूं पिनाक जी कि 7,60,00,000 लोगों को मुद्रा योजना से लाभ मिला है। आप बताइए, लेबर मिनिस्ट्री या ये जो मुद्रा योजना का जो रिकॉर्ड है, रिपोर्ट है, इसमें कौन सा सच्चा है, ये बताइए। चलिए, तो विनोद जी कह रहे हैं कि सारे आंकड़े उनके हक में जाते हुए नजर आ रहे हैं। जनता तो कम से कम मोदी सरकार के कामकाज पर मुहर लगाती हुई नजर ही आ रही है, क्योंकि हर सर्वे उनके काम से 60 से 70% संतुष्ट नजर आ रहा है। मोदी सरकार के कामकाज को देखते हुए जितने भी अभी तक सर्वे हुए हैं अलग अलग एजेंसीज द्वारा, उसमें से 60 से 70% आबादी जो है मोदी सरकार के कामकाज से संतुष्ट नजर आती है। दोबारा चुनाव होते हैं तो भी 330 से ज्यादा सीटें एनडीए को मिलेंगी। तो इस सब के बीच में हम भी अपने स्टूडियो में जनता और तमाम एक्सपर्ट के साथ ये सर्वे कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार के कामकाज को अलग अलग क्षेत्र में वो कैसा आंकते हैं। अब बात सबका साथ सबका विकास की। अतर साहब, सबका साथ सबका विकास नारा सच में पूरा हुआ? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पैनल लंबी है, मैं बहुत इख्तिसार के साथ 2-3 बातें कहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि मोदी 3 साल में किसी के काम को पूरा आकलन करना, नंबर देना अपने आप में एक नाइंसाफ़ी है। लेकिन मोदी साहब की खूबी ये है कि वो विकास के लिए पिछली सरकारों के काम को भी उन्होंने इख्तियार किया। इसमें वो ना शर्मिंदा हुए और ना शर्माए, बल्कि दिल खोल कर उन्होंने कबूल करा। मतलब पार्लियामेंट की उनकी पहली तकरीर देखी, इसमें वो कह रहे थे कि तुमने 60 साल में क्या करा, गड्ढे खुदवाए। मनरेगा का उन्होंने जितना मजाक उड़ाया, बाद में उसी मनरेगा को उन्होंने कबूल कर लिया। आधार को उन्होंने करा, लेकिन आज उसी आधार के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं वो कि नहीं, आधार ज़रूरी है। जिस पुल का वो उद्घाटन करने जा रहे हैं, सुन लीजिए, बड़ी खुशी की बात है कि क्या माता वैष्णो देवी कठड़ा हो या कश्मीर की टनल हो या अभी जो पुल है, वो पिछली सरकार के हर कामों को दिल खोल के, और जो बीजेपी के शासनकाल का मनरेगा उसमें अंतर है। दिक्कत क्या है? मैंने आपसे सवाल पूछा था, हाँ, सबका साथ सबका विकास, ये सबका भारत के बिल्कुल इतना मैं समझता हूँ कि सरकार ने काम करा, लोगों को कर्जा दिया। अगर एक तरफ से कर्जा दिया तो दूसरी तरफ से लोगों ने भी दिल खोल के सरकार को टैक्स दिया। कल ही का इनका फैसला है कि एक बार से 4 मरतबा अगर आप एटीएम से पैसे निकालेंगे, क्या वो गाँव का गरीब आदमी हो या शहर का गरीब आदमी हो, उसको 150 रुपए और 7% टैक्स भी सरकार को देना पड़ेगा। विपक्ष कहता है कि असहिष्णुता बढ़ी है देश में। आप नेता के तौर पे नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं एक देश के नागरिक के तौर पर, आपको लगता है कि देश में असहिष्णुता बढ़ी? देखिए, देश हमेशा जो है सहनशील है। इस देश का ताना बाना, इसकी गंगा जमनी तहजीब को कोई सरकारी या कोई कभी नहीं बदल सकता। बहुत खूब बात। लेकिन मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे नेतागण अलग अलग पार्टियों के, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी राजपूत दलितों के नाम पे जो कुछ हो रहा है, सरकार को उसका संग लेना चाहिए। विनोद बंसल जी, जब सत्ता आती है तो जिम्मेदारी आती है। कुछ ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी को निभाने में कुछ कमी रही है इस पार्ट पे? देखिए पिनाक जी, उपद्रवी ही, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब पार्टी से जुड़े हुए, सरकार से जुड़े हुए लोग, लेकिन कुछ खुद को पार्टी के साथ के संगठन जो हैं तथाकथित उनके साथ जुड़े हुए जो हैं, उन लोगों ने कुछ ऐसे काम किए जिससे गंगा जमनी तहजीब या कुछ एक खास समुदाय में कुछ डर पैदा हुआ। देखिए, गंगा जमनी तहजीब तो जब मिलती है जब 2 भाई एक साथ में बैठे हैं और उन दोनों की माता को अमन हो। जब बात ये इस बात पर शुरू हो जाती है कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तो वह भाईचारा तो वहाँ थोड़ा सा डगमगाता है। लेकिन इस भारत की खूबी है कि हम जो है ना, ये सब चीज़ों को नहीं होने देते। जहाँ तक सरकार की बात है, देखिए, सरकार पहली बार इस देश के अंदर ऐसी एक सरकार आई है जिसने कि पूरी निष्ठा के साथ में बिना कुछ सोचे समझे पूरे देश की प्रतिष्ठा जो है ना पूरे विश्व के पटल पर रखी है।
आप देखिए इसमें कहीं भी कोई आपसी वैमनस्य भेदभाव की जो नीति है, जो शासन प्रशासन अभी तक करते आते थे, जो तुष्टीकरण की नीति थी, उस तुष्टीकरण की नीति पर कहीं ना कहीं विराम लगा है। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जो महिलाओं के प्रति या जो समाज के शोषित वर्ग थे या जो 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 अपने बच्चे थे, उनके विकास के लिए सरकार वास्तव में सोच रही है। चलिए, और बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है। छोटी सी टिप्पणी, सबका साथ सबका विकास देने में कामयाब हुई है सरकार? देखिए पीना जी, परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण इस सब से ऊपर हट करके पहली बार देश में एक ऐसी सरकार काम कर रही है जो सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर काम कर रही है। और सच्चाई ये है कि हमारी सरकार की एक एक योजनाएं, जो लगभग 100 से ज़्यादा योजनाएं हैं, सब इस देश के जरूरतमंद लोगों के लिए है, गरीबों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए है। छोटी सी टिप्पणी, ये जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इनमें कोई जाति विशेष नहीं है, पंथ संप्रदाय में नहीं बटा है, बल्कि सभी लोग हैं और सभी गरीबों के लिए, सभी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, सभी शोषित लोगों के लिए ये सरकार काम कर रही है। महाराष्ट्र और गुजरात में आत्महत्या भी की है। नहीं, बोलिए अभय दुबे जी, सरकार जी आप क्या कह रहे हैं? जी बोलिए संक्षेप में। बुलाया है तो बोलने का तोड़ उत्पादन हुआ है। देखिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, इस देश में हुआ था जो इस बार हुआ है, इस बार 16%। विजय जी, तारीफ अपने मुंह से अच्छी नहीं लगती, दूसरों को भी करने का मौका दीजिए। देश भर में उन्माद किया आपने गोवंश के नाम पर। मैं चुनौती देता हूं, नरेंद्र मोदी और पारिकर मिलकर गोवा मीट कॉम्प्लेक्स से जॉइंट वेंचर चलाते हैं। 40 गोवंश रोज काट रहे हैं दोनों मिलकर और देश में उन्माद फैलाते हैं गोवंश के नाम पर। मुझे बताइए एक उदाहरण, क्योंकि अपने नतीजों की नाकामी को छुपाने के लिए इस उन्माद को आप फैलाना चाहते हैं। जवाब चलिए, हमारे साथ जनता भी है, मैं जरा जनता से पूछती हूँ, मैं आपसे पूछती हूँ, 3 तलाक का मुद्दा जो है उस पर आप सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं? एक बार खड़े हो जाइए। महिलाओं के साथ सरकार खड़ी हुई नजर आती है। मैं उम्मीद करूंगी आप किसी दबाव के बगैर ईमानदारी से एक महिला बन के जवाब देंगी। अगर मैं उम्मीद करती हूँ तो मैं अच्छा लगे मेरा जवाब। ट्रिपल तलाक जो चला रखा है नहीं है, ये न्यूज़ पे डिबेट पे लाना ही गलत है। अच्छा, मतलब ट्रिपल तलाक रहना चाहिए आपका कहना है? क्योंकि ये तो कोई बदल ही नहीं सकता, हमारी हदीस कोई नहीं बदल सकता, कुरान शरीफ नहीं बदल सकता। ये तो सारी नेतागिरी करी इन्होंने जो ट्रिपल तलाक चलाई, क्योंकि हम में फाड़ा हो जाए सारे मुसलमानों में आपस में। अच्छा, ऐसा है? गलत है। हाँ, अच्छा, आपके लिए गलत है। चलिए, तो आप इस कदम से भी सरकार के खुश नहीं है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, सरकार के कामकाज को आप कैसे देखती हैं? मैं सरकार के काम को बहुत अच्छे तरीके से देखती हूँ, और सरकार ने जो जी योजना पेंशन शुरू की, पेंशन अटल, क्या सबसे अच्छी योजना लगी? अटल योजना शुरू की, जीरो बैलेंस जनधन योजना शुरू की, बहुत अच्छा। जी, आप ट्रिपल तलाक वाला। चलिए, ट्रिपल तलाक आपको अच्छा लगा, उन्हें पसंद नहीं आया है। आप बताइए, आप क्या कैसे देखते हैं सरकार के काम को? पिछले 3 सालों में मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, पर मैम उन्हीं पिछले 3 सालों में कितने जवानों ने अपनी जान गंवाई सरहद पर। मैम अब तो तिरंगा भी शर्मिंदा है, तिरंगा भी शर्मिंदा है सरकार से, कफन में ज्यादा लिपटे हैं फेरने से। चलिए, तो यह पर बहुत वाजिब सवाल जो है यहाँ पर उठाया गया है। बख्शी साहब, आपसे मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि इस मोर्चे पर सरकार को आप कैसे आंकते हैं? डिफेंस सिक्योरिटी, साथ ही कश्मीर का मुद्दा जो है, एक नौजवान कह रहा है कि लिपटकर ज्यादा आते हैं, तिरंगा फहराकर कम आते हैं, और ये सरकार की नाकामी है। आपको क्या लगता है? देखिए, एक तटस्थ जो है डिफेंस एक्सपर्ट की हैसियत से मैं कहना चाहता हूँ कि हमको इस सरकार से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन साफ सच ये है कि अभी तक हमें जो चिंता है वो खाए जा रही है कि जो हमारी आयुध पूर्ति की प्रक्रिया थी, जो कि यूपीए के 10 सालों में चींटी की स्पीड पे आ गई थी, उसमें जो सरगर्मी आनी चाहिए थी अभी तक नहीं आई। हमारी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो 45 स्क्वाड्रन होनी चाहिए थी, आज भी 32-33 स्क्वाड्रन के करीब है। कई लोग तो इसे और भी कम दिखा रहे हैं। मीडियम गने जो बोफोर के बाद अभी तक हमको
नहीं मिली, वो भी अभी केवल 150 लाइट जो है अल्ट्रा लाइट होविट्जर्स ही आई हैं और अभी कोई 1500 से ज्यादा गनों की जरूरत है। और इस प्रकार हमारे जो नाइट विजन डिवाइसेस हैं इनमें कुछ कमी है। हमारी उम्मीद है कि ये जो स्पीड है ये बढ़ाई जाएगी, हमें एक फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर मिलेगा। चलिए यहाँ पर एनके सिंह जी, विजय जी से मैं जवाब लूंगी इसका, लेकिन एनके सिंह जी यहाँ पर सेना को एक फ्री हैंड मिला, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने हर कार्यकाल में दिवाली होली सेना के जवानों के साथ खड़ा हुआ मनाता है, सेना के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज तो दिया, लेकिन साथ ही साथ कश्मीर के फ्रंट पर आपको कैसा काम लगता है सरकार का? नहीं देखिए, कश्मीर बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, वहां से पाकिस्तान से बहुत कुछ हो रहा है। कश्मीर के अपने लोग, कुछ एक सेक्शन है जो नहीं सेटिस्फाइड है, 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में है वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और इसके परफॉर्मेंस के आधार पे आप पूरे देश की परफॉर्मेंस को मोदी जी के नहीं जज कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम इस पर्टिकुलर एरिया में आपसे उसमें एक फेल्योर इसलिए रहा है, जो टाई अप हुआ है वो टाई अप मेरे ख्याल से गलत हुआ। पीडीपी के साथ जो आप ये करते हैं, ये इससे दिक्कत हो रही है। विजय जी इसका जवाब दे दीजिए कि आपके बहुत अच्छे काम हैं, सरकार की कई योजनाएं हैं जिनकी तारीफ जनता ने भी की, लेकिन इस मुद्दे पर एक सरकार है जो सोच रही है, लगातार अपनी पॉलिसीज ला रही है और बहुत अच्छा कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ खराब हो रहा है। तमाम जैसे फसल बीमा योजना है, अपने आप एक अद्भुत योजना है, लेकिन अगर ये सब हो रहा है तो एक दूसरा जो शक होता है कि जब इतने अच्छे काम हो रहे हैं तो फिर 10,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों को लाभ दिया है, तो फिर अखलाक क्यों मारा जाता है? करोड़ रुपए चलिए विजय सोनकर जी, विजय सोनकर जी, करोड़ रुपए आपने निजी कंपनियों को दे दिए। विजय सोनकर जी, विरोध जी सुनिए ना एक मिनट। विजय सोनकर जी, यहाँ पर पाकिस्तान को आपने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अलग थलग किया, काबिल तारीफ है, लेकिन कश्मीर में अनरेस्ट कुछ सवाल खड़े करता है और एनके सिंह जी कह रहे हैं जो सत्ता का साथ है राज्य में वो गलत है। देखिए पिनाक जी, सबसे पहली बात तो ये कि कल तक कश्मीर में क्या होता था ये पता ही नहीं चलता था। कल तक कश्मीर में कौन कौन सी शक्तियां काम करती थी उनका पता भी नहीं चलता था। कल तक कश्मीर की क्या हालात थी वो भी प्रॉपर देश को नहीं जानकारी होती थी। पर आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने वहां सरकार जब बनाया है तो एक प्रहरी की तरह वहां तो है ना, लेकिन जहां तक वहां की हालात की बात है कैसे सुधरेगा? आज आपने देखा है, आज की खबर है कि मणिशंकर वहां आतंकियों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पता लग रहा है देश की तरफ से पॉलिसी तय होती है कि अलगाववादियों से कोई बात नहीं होती है, लेकिन कांग्रेस के नेता आर्टिकल 370 हटाओ, AK-47 उठा लूंगी, वो दिखाई दे रहा है देश को। मेरा कोई लेना देना नहीं। आपने चलिए सुनिए ना आंतरिक सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। अभय दुबे जी, जितने सारे मुद्दे आप लेकर आ रहे हैं ना, अगर उतने मुद्दे 3 साल लगातार लेकर आते तो शायद सर्वे के नतीजे कुछ और होते। यहाँ पे मैं प्रोफेसर अरुण कुमार जी को एक और मुद्दे पर सरकार के बात करना चाहूंगी। विदेश नीति, विदेश में हमारा विदेश नीति के संदर्भ में हमारा परसेप्शन बहुत स्ट्रांग हुआ। जिस तरह से प्रधानमंत्री इंडियन डायस्पोरा के साथ खड़े हुए नजर आए, पर्सनल रिलेशन इक्वेशंस बनाए हैं, पाकिस्तान को अलग थलग करने में कामयाब रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं विदेश नीति के फ्रंट पे? कि प्रधानमंत्री ने कोशिश तो बहुत की है, लेकिन वहाँ पे एक विदेश मंत्री भी हैं। विदेश मंत्री का रोल जो है वो बहुत मार्जिनलाइज हो गया और मुझे लगता है ये बहुत स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन है। इसमें हमारे चारों तरफ अगर आप देखें तो एक आर्क ऑफ इंस्टेबिलिटी है, वो चाहे आप अफगानिस्तान ले लें, इराक ले लें, वो चाहे लीबिया ले लें, उधर आप यूरोप में इंस्टेबिलिटी इस समय देख रहे हैं, जिस तरह से वहाँ बदलाव आ रहा है, ब्रेक्सिट हो रहा है, और आप ट्रंप को देख लीजिए, जब ट्रंप के आए हैं तो इससे जो सारी जो हमारी विदेश नीति है और आर्थिक नीति है दोनों पे असर हो रहा है। और इस विदेश नीति को हमें कैसे जो हैंडल करना है, जबकि इस समय हमारे ऊपर जो है अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे H-1B वीज़ा पे अटैक हो रहा है, ब्रेक्सिट आ रहा है, तो हमारी कंपनियां जो ब्रिटेन के थ्रू मूव करती थी उन पे अब यूरोप में जाना पड़ेगा। उसी तरह जो सारा जो ओपेक कंट्रीज है वहाँ पे परेशानी आ रही है। तो मेरा मानना है कि अभी हमारी जो विदेश नीति है वो बहुत क्लियर कट नहीं है कि वो हमारी जो अपनी जो इंटरनल प्रॉब्लम उसको एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स कैसे हैंडल करेंगे। और चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि चाइना ने अभी वन बेल्ट वो जो नीति अपनाई है उसमें हम लोग अलग हैं इस समय, उससे हम कैसे डील करेंगे एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान को तो आपने अलग थलग कर दिया, लेकिन चीन का क्या? और जो H-1B1 वीजा
वीजा और जो तमाम ऑस्ट्रेलिया की वीजा पॉलिसीज हैं उनका क्या? विजय सोनकर जी से मैं इसका जवाब लूं। एनके जी, आप प्रधानमंत्री की उस चीज को तो अप्रिशिएट करेंगे विदेश नीति के तौर पर जो उन्होंने एक पर्सनलाइज कनेक्ट बनाया और अमेरिका के साथ जो हमारे साथ कोई दो राय नहीं है कि उसमें देश में हम पूरे दुनिया में हमारी साख बढ़ी, और उसका एक वजह भी है 2.6 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी हो गई है, बहुत बड़ी साइज की इकोनॉमी है, और पूरे वर्ल्ड में हमारी एक रेपुटेशन बनी, और यहां तक बनी है कि पाकिस्तान को आज हमने आइसोलेट किया है। जी जी। अभी ये ट्रंप का कल का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान को जो इमदाद दी जाती थी वो कम करो, उसे बंद करो। तो ये अगर हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है तो कई फॉरेन पॉलिसी हमारी अच्छी रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी सरकार के 3 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं सरकार पर, और सरकार पर विश्वास कुछ ऐसा कि जितने भी सर्वे हुए हैं 60 से 70% लोग सरकार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और आज चुनाव होते हैं तो फिर से एक बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहेंगे, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। लेकिन एक्सपर्ट कुछ कमियां भी गिनाते हैं, कुछ सवाल भी उठाते हैं और तारीफ भी करते हैं। तो अब कार्यक्रम के अंत में हम अपने तमाम एक्सपर्ट से सरकार के लिए नंबर ले लेते हैं, साथ ही साथ सरकार के आने वाले 2 साल में वो और क्या चाहते हैं ये भी पूछ लेते हैं। शुरुआत में सबसे पहले प्रोफेसर साहब आपसे करूंगी, आप अगर बताएं, क्योंकि आप तमाम विषयों के बहुत बेहतरीन ज्ञाता हैं हमारे बीच में, तो सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? नंबर देना देखिए अच्छा नहीं लगता, खासकर सिर्फ 3 साल, लेकिन मैं कहूँगा काले धन की अर्थव्यवस्था पे उन्होंने काफ़ी अटैक किया, लेकिन जो नोटबंदी हुई उसका असर हुआ नहीं। उनकी तरफ से इन्फ्लेशन कम हुआ है, और लेकिन हुआ, और साथ में कि टैक्स जीडीपी रेशियो नहीं बढ़ा, टैक्स हमको ज़्यादा कलेक्ट करना है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंडस्ट्री में कम हो गई है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो गया है। इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं बढ़ेगा तो रोजगार पैदा नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह की परेशानियां आई हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे हुआ है। तो जॉबलेस ग्रोथ और एजुकेशन ये यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे आने वाले समय में 2 साल में आप चाहेंगे। इनके सिंह साहब आप कैसे? देखिए प्रोफेसर साहब ने जो कहा है बात बिल्कुल सही है ये, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। अधिकांश केसेस में इम्प्लीमेंटेशन जो होते हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल बहुत होता है। सरकार का काम कैसा लगा आपको? कुल मिला के काफी अच्छा काम था। बस एक ही चीज है कि इस काम को अगर कोई चीज रोक रही है तो वो है ये जो एक लुम्पेन एलिमेंट है समाज में, जो कि तमाम चीजें ऐसी कर रहा है जो नहीं होना चाहिए, जैसे अखलाक की हत्या, पहलू खान की हत्या। ये अगर नहीं होगा तो ये देश बदल जाएगा। काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इसको रोकना इमीडिएट। चलिए, तो इन एलिमेंट से सावधान रहना होगा सरकार को। अथर साहब देखिए, मैं तो ग्रेड की बात करूँ तो वाकई ये 26 मई 2014 भारत के इतिहास में एक बड़ा दिन था, जब एक व्यक्ति अपने दम पर आया। और कश्मीर की बात करें, ये नरेंद्र मोदी के आने की वजह ही थी कि जब सैलाब आया और सरकार ने अच्छा काम करा, और जो फिर उसके बाद दिसंबर 2014 में इलेक्शन हुआ, कश्मीरियों ने सड़क पे निकल के खुलेआम वोट दिया। लेकिन क्या वजह है कि आज वही कश्मीरी पत्थर लेके आया? उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो लोग जो हम 70 साल से लड़ रहे थे हम पाकिस्तान से, लेकिन इस 1 साल में लगता है कि हम कश्मीरी मुसलमानों से लड़ रहे हैं। इस सोच को भी और एक मुकम्मल एक इस सरकार को, सोनकर जी को चाहिए कि एक डिफेंस मिनिस्टर भी दिलवा दें। अच्छा साहब, आप काम को कैसे आंकेंगे सरकार के, और आने वाले 2 साल के लिए क्या चाहिए? देखिए, अभी मैं समझता हूं कि हमको सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए जॉब, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, और डिफेंस में आयुध पूर्ति जो भी करनी है उसकी रफ्तार को तेज करना। ये 2 चीजें हम कर लें तो मैं समझता हूं ये सरकार के काम में बहुत बहुत इजाफा होगा। टाइम कम है, आप सरकार से क्या चाहेंगे आने वाले 2 साल के लिए? देखिए, मैं तो हाथ जोड़कर सरकार से प्रार्थना करता हूं कि प्रधानमंत्री जी सारा समय अपना रैलियों में, भाषण में, प्रचार में मत दीजिए। आपसे अपेक्षा देश को है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 0.4 हो गया अभी, जो मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है उसमें ठीक कहा कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को उसमें आपसे एक छोटी सी टिप्पणी सरकार के काम के लिए। देखिए, नहीं, सरकार के काम के लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो तो जनता टिप्पणी करेगी। लेकिन मैं तो कहता हूं अगले 2 साल में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना दें। तो ये इस उम्मीद पर देश का है। विजय सोनकर शास्त्री जी, आप खुश हो सकते हैं कि सभी ने आपकी सरकार के कामकाज की तारीफ की है, और 60 से 70% सभी लोग काम से संतुष्ट हैं। तो आपके लिए मुस्कुराने का और बधाई लेने का मौका है, लेकिन कुछ कमियां भी बताई हैं जिनको आने वाले 2 साल में उम्मीद करते हैं कि आप लोग दुरुस्त करेंगे। आप इस सभी कामों में, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में इतना ही।